कभी सोचा है एक बहुत बड़े पेड़ और एक छोटे से कीड़े में आखिर कॉमन क्या है? जवाब एक ऐसी अविश्वसनीय छोटी सी दुनिया में छिपा है जो हम सबके अंदर मौजूद है। आज हम जिंदगी की इसी सबसे बुनियादी यूनिट यानी सेल के अंदर झांक कर देखेंगे। लेकिन चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं एक थोड़े अजीब से सवाल के साथ। कॉर्क के एक टुकड़े का जिंदगी के रहस्य से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना, पर यकीन मानिए हमारी पूरी कहानी की जड़ें यही हैं। तो चले थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। बात है 17वीं सदी की। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां माइक्रोस्कोप एक बिल्कुल नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी थी और हमारी कहानी का हीरो कॉर्क का एक मामूली सा टुकड़ा। साल था 1665। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, बड़े जिज्ञासु किस्म के। उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया और उसके नीचे रख दिया कॉर्क का एक पतला सा स्लाइस। और जो उन्होंने देखा वो कमाल का था। वो कोई सॉलिड चीज नहीं थी, बल्कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली खाली कमरों का एक जाल था। हुक ने इन छोटे छोटे कमरों को नाम दिया सेल। ये लैटिन शब्द सेल्यूला से आया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। और जरा सोचिए, ये नाम आज तक बायोलॉजी की नींव बना हुआ है ना कमाल की बात? उस वक्त तो शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था, पर हुक की ये खोज साइंस के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इसने बायोलॉजी की पूरी दिशा ही मोड़ दी। क्यों? क्योंकि पहली बार पता चला कि जिंदगी कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि इन्हीं नन्ही नन्ही यूनिट्स से मिलकर बनी है। तो हुक ने तो बस एक चिंगारी लगाई थी। इसके बाद तो कई साइंटिस्ट्स ने इस आग को और हवा दी और इस नींव पर खड़ा किया एक पूरा का पूरा सिद्धांत। सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये थ्योरी किसी एक इंसान का काम नहीं है। नहीं, ये तो करीब 200 साल तक चली एक रिले रेस जैसी थी। हुक के बाद आए ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने तालाब के पानी में असल में तैरती हुई जिंदा सेल्स देखी। फिर आए श्लाइडन और श्वान, जिन्होंने कहा कि भाई सारे पेड़ पौधे और जानवर सेल से ही बने हैं। और आखिर में विर्चो ने इस पजल का आखिरी पीस लगाया, ये बताकर कि हर नई सेल किसी पुरानी सेल से ही पैदा होती है। तो इन सारी खोजों को मिलाकर बनी बायोलॉजी की सबसे जरूरी थ्योरी, सेल थ्योरी। इसके 3 सिंपल लेकिन बहुत गहरे रूल्स हैं। पहला, हर जिंदा चीज सेल से बनी है। दूसरा, जिंदगी का सारा कामधाम इन्हीं सेल्स के लेवल पर होता है। और तीसरा, सेल्स कोई जादू से पैदा नहीं होती, वो हमेशा पुरानी सेल से ही बनती हैं। ओके, तो अब ये तो पता चल गया कि सेल होती है, पर अब सवाल यह है कि इस छोटे से कमरे के अंदर आखिर चल क्या रहा है। चलिए जूम इन करके देखते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सेल को एक छोटे से शहर की तरह सोचना। अब हर शहर में 3 चीजें तो होती ही हैं, है ना? एक शहर की बाउंड्री यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक कंट्रोल सेंटर या हेडक्वार्टर जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और बाकी का पूरा एरिया जहां सारा काम होता है वो है साइटोप्लाज्म। बस यही तीनों मिलकर पूरा शहर चलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शहर की बाउंड्री की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोई मामूली दीवार नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर है। इसका काम है ये तय करना कि कौन सी जरूरी चीजें अंदर आएंगी और कौन सा फालतू सामान बाहर जाएगा। मतलब ये सेल को बाहरी दुनिया से सेफ रखती है। पानी का ये अंदर बाहर आना जाना एक खास प्रोसेस से होता है जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं, और ये सेल के जिंदा रहने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। देखिए होता क्या है, अगर सेल के बाहर पानी ज्यादा है तो पानी अंदर आएगा और सेल गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। अगर पानी का बैलेंस बराबर है तो कोई टेंशन नहीं, सब नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर बाहर पानी कम हो गया तो सेल का पानी बाहर निकल जाएगा और वो बेचारी सिकुड़ जाएगी। अच्छा, अब गेट से अंदर चलते हैं शहर के मेन एरिया में, यानी साइटोप्लाज्म में। यहां हमें मिलती है सेल की असली वर्किंग टीम, जिन्हें ऑर्गेनील्स कहते हैं। सोचिए, ये शहर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना एक खास काम है। और इस टीम का कैप्टन, या कह लीजिए शहर का कंट्रोल रूम, वो है न्यूक्लियस। यहीं पर सेल की सारी जरूरी जानकारी, उसका पूरा ब्लूप्रिंट यानी डीएनए संभाल कर रखा होता है। सारे बड़े फैसले यही न्यूक्लियस लेता है कि सेल को कब बड़ा होना है, कब डिवाइड करना है, क्या बनाना है, सब कुछ। अब इस टीम में और भी कई जबरदस्त खिलाड़ी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस और भी कई। चलिए एक एक करके कुछ मेन प्लेयर्स से मिलते हैं।
तो सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें कहते हैं सेल का पावर हाउस। क्यों? क्योंकि ये एटीपी नाम की एनर्जी करेंसी बनाते हैं। सेल को कोई भी काम करना हो, सोचने से लेकर चलने तक, यही एनर्जी काम आती है। इनके बिना तो समझिए सेल की बत्ती गुल। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, शॉर्ट में ER। ये है शहर की फैक्ट्री। इसका काम है जरूरी चीजें जैसे प्रोटीन और लिपिड्स बनाना। और जब फैक्ट्री में माल बन जाता है तो गोल्गी अपैरेटस, जो कि शहर का पोस्ट ऑफिस है, उस सामान को पैक करता है और सही एड्रेस पर डिलीवर कर देता है। और हां, सफाई का भी इंतजाम है। ये काम करते हैं लाइसोसोम। ये शहर की क्लीनिंग और रिसाइकलिंग क्रू है। कोई ऑर्गेनल पुराना हो गया, कोई बाहरी दुश्मन घुसाया या कोई भी कचरा, ये उसे फौरन साफ कर देते हैं। शहर को एकदम चकाचक रखते हैं। अब एक और जरूरी बात, ये जो सेल वाला शहर है ना, ये सब एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर इसके दो मेन डिजाइन हैं, या कह सकते हैं दो मॉडल हैं। एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। ये जो अभी दिख रहा है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा फर्क नोटिस कीजिए, इसमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस या कंट्रोल रूम है ही नहीं। इसका जो जेनेटिक मटेरियल DNA है, वो बस साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैरता रहता है। ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो सिंपल, छोटी होती हैं और जिनमें झिल्ली वाले ऑर्गेनल्स नहीं होते। और दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि हमारी अपनी सेल्स या पौधों की सेल्स। ये ज्यादा बड़ी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, एक असली न्यूक्लियस और पूरी टीम के साथ। तो आखिर में पूरी बात इसी एक पावरफुल आइडिया पर आके रुकती है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में कहा गया है, कोशिका जीवित जीवों की मौलिक संरचनात्मक इकाई है। ये जीवन की मूल कार्यात्मक इकाई भी है। मतलब स्ट्रक्चर हो या फंक्शन, जिंदगी की शुरुआत और अंत सब सेल ही है। तो एक सेल अपने आप में एक छोटा सा यूनिवर्स है, जिंदगी और कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी नजरों के ठीक सामने और ना जाने ऐसे कितने ही रहस्य छिपे हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।